जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे जैक बोर्ड के द्वारा यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आपका जो सेकेंड टर्म का, मैं किसका बात कर रहा हूं, सेकेंड टर्म का जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, आज उसी सेकेंड टर्म के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन पे डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो पे क्लास 11 का, मैं किसका बात कर रहा हूँ, कक्षा 11 का जो हिंदी ऐच्छिक सब्जेक्ट है यानी कि क्लास 11 का जो हिंदी इलेक्टिव का जो सब्जेक्ट है, इस इलेक्टिव के क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे आपके कुछ अनिवार्य शर्त हैं जिसको आपको पढ़ लेनी है। मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, तो मैं बात करूंगा केवल मैं आंसर पे। तो देख सकते हो सबसे पहले आपका क्या है, खंड क अपठित बोध, और यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ऐसे मैंने तो 4-5 बारी क्या, मैं 6-7 बारी पढ़ चुका हूं। अब आपका काम है कि आप इसको पढ़ लो, क्योंकि मैं अगर पढ़ूंगा तो डिले होगा, ये मैं लिख के बताता हूं। मैं चलूंगा इसके क्वेश्चन और आंसर पे। तो देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि जीवन की सर्वोत्तम नीति किसे कहा गया, यानी कि जीवन का सबसे अच्छा नीति या नियम जिसको बोलते हैं उसको किसे कहा गया है। तो देखोगे आंसर क्या है कि यदि व्यक्ति ईमानदारी के तरीकों का सहारा लेता है, किसका, ईमानदारी के सहारा लेता है, तो उसकी विजय जो होती है अवश्य होती है। सबसे पहली नीति क्या होती है, ईमानदारी। दूसरा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे डिगा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति क्या करे, ईमानदारी का रास्ता अपनाए तो वह सक्सेस होगा। अतः खतरे का सामना करेगा, यह निश्चित ही जीवन का क्या है, सर्वोत्तम नीति है। क्या है, गति की जगह क्या होगा, नीति होगा। क्या होगा, ईमानदारी। क्या है, ईमानदारी। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि गांधी और कबीर किसके उदाहरण है। तो गांधी और कबीर जो है वो किसके उदाहरण है माय डियर फ्रेंड, तो हमारी आंखों के सामने है। क्या है, ईमानदारी चरित्र के समन्वय लाती है। क्या है, ईमानदारी के चरित्र का है। और साथ में अगर इनको आप देखोगे तो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान होगा। क्या होगा, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान होगा माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर, तो जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को क्या क्या करनी चाहिए, आपका ये प्रश्न है। तो जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को ईमानदारी अपनानी चाहिए। क्या चाहिए, ईमानदारी अपनानी चाहिए। तो मैं अगर आपको बता दूं तो पूरा का पूरा जो पीडीएफ है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक बार जरूर पूरा का पूरा देख लो। चैनल पर नहीं हो तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला देख सकते हो क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपका पहला क्या, अनुशासन का महत्व, आपका यह है। और दूसरा क्या है कि मेरे प्रिय रचनाकार पे निबंध लिखना है, यानी कि दोनों पे निबंध लिखना है। तो सबसे पहले आपका क्या है, अनुशासन का महत्व, आपका यह प्रश्न है। तो बात करेंगे हम लोग इस पे। तो पहले प्रस्ताव है, तो हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना हम सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य देख सकते हो कि अनुशासन जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अनुशासन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वो हमारे दैनिक दिनचर्या हो, जो भी हमारा डेली का काम होता है वो हो, या स्कूल का खेल का मैदान हो, या कार्यक्षेत्र हो, या कोई भी अन्य हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, सब में डिसिप्लिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड। बात करेंगे आगे, देख सकते हो क्या है कि अनुशासन सही तरीके से जीने वाले की कला है। क्या है, अनुशासन जो है सही तरीके से जीना क्या एक प्रकार का आर्ट है, कला है। यदि हम अनुशासन का पालन ना करें तो हमारा जीवन क्या होगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। अब बात करेंगे अनुशासन का कार्य का। तो अनुशासन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनु तथा शासन। तो अनु का अर्थ पालन है तथा शासन का अर्थ नियम है, अर्थात नियमों का पालन करना ही क्या कहलाता है, अनुशासन कहलाता है माय डियर फ्रेंड। आगे देख सकते हो क्या है, अनुशासन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अनुशासनहीन मनुष्य को जीवन क्या होता है, निरर्थक हो जाता है, यानी कि बिना काम वाला, बिना अर्थ वाला, जिसका कोई मोल भाव ना हो, ऐसा जिंदगी हो जाता है। आगे देख सकते हो क्या है, जीवन में अनुशासन का महत्व के बारे में बात करेंगे। तो अनुशासन जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण शैली है। जो व्यक्ति अनुशासन के महत्व को समझ जाता है वह जीवन में बहुत आगे जाता है तथा सदैव प्रगति करता है, यानी कि विकास करेगा, अपने आप को बढ़ाएगा। अनुशासन का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्व
है। जैसे आप देखोगे तो जैसे हो गया आपका दैनिक जीवन में जो हमारा दिनचर्या होता है उसमें बात करेंगे। तो मनुष्य का दैनिक दिनचर्या में यदि हम अनुशासन का नियमित रूप से पालन करते हैं तो हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहेंगे, साथ में मानसिक रूप से भी क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने परिवार को भी क्या रख पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे। तो अनुशासन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। बात करेंगे विद्यालय में, तो विद्यालय तो अनुशासन का दूसरा ही नाम है। विद्यालय में जो विद्यार्थी अनुशासन का सही तरीके से पालन करता है वह अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ता है, तथा अनुशासन का पालन ना करने वाला विद्यार्थी जो है विद्यालय में भी क्या बनता है, दंड का पात्र बनता है। एक्चुअली क्या होगा, मात्र लिख दिया तो क्या होगा, पात्र बनता है माय डियर फ्रेंड। आगे देख सकते हो क्या है आपका, लेकिन फिर से बता दूं कि प्रीतम एकेडमी आपको आप वॉच कर रहे हो तो चैनल को जरूर एक बार क्या करें, सब्सक्राइब कर ले। आगे देख सकते हो क्या है, तथा वह अपने जीवन में भी सफल नहीं हो पाता है ना। इसी कारण अनुशासन का हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही बड़ा महत्व है। अब बात कर लेते हैं खेल के मैदान में। तो देख सकते हो खेल का मैदान एक ऐसा स्थान है जहां नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। अगर किया जाता है तो किसी ना किसी को चोट लग सकता है। अगर सख्ती से पालन ना किया जाता है तो क्या होगा, किसी न किसी को चोट लग जाएगा तथा शारीरिक रूप से क्या होगा, हानि होगा। इसी कारण खेल के मैदान में कड़ी अनुशासन का पालन किया जाता है तथा किसी भी खेल में अनुशासन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बात करें कार्य क्षेत्र में, हर व्यक्ति का एक कार्य क्षेत्र होता है तथा हर कार्य क्षेत्र में अनुशासन का बहुत महत्व है। किसी भी कार्य क्षेत्र में यदि अनुशासन का पालन नहीं किया जाता है तो फिर उस कार्य क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। मान लो कि आप जहां पे ड्यूटी करने जाते हो, काम करने जाते हो, अगर आप वहां पे टाइम पे पहुंचते नहीं हो, नियमित रूप से नहीं पहुंचते हो, लगातार काम नहीं करते हो तो आप अपना भी विकास नहीं कर पाओगे और उस संस्था का भी क्या नहीं होगा, विकास नहीं होगा। बात करेंगे समाज में, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहने के लिए समाज के बनाए नियमों का पालन करना अनिवार्य रहता है। उसे अनुशासन का पालन करना ही पड़ता है, तभी उसे समाज में प्रतिष्ठा मिलती है तथा वो क्या होता है, सम्मानित महसूस करता है माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पे, अगला जो पॉइंट है आपका अनुशासन का लाभ। तो लाभ पे बात करें तो जीवन में अनुशासन का पालन करने के अनेक लाभ होते हैं। अनुशासित व्यक्ति सदैव हर क्षेत्र में प्रगति करता है तथा अनुशासनहीन व्यक्ति सदैव हर क्षेत्र में पीछे रह जाता है। शैक्षिक संस्थानों तथा सेना से संबंधित संस्थानों में देख सकते हो क्या अनुशासन का है ना, क्या देख सकते हो, दृढ़ता यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में पूर्वक पालन किया जाता है। अनुशासन व्यक्ति को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि आप अनुशासन से चल रहे हो। अब मान लो रोड है, रोड में जिस हिसाब से चलना चाहिए आपने चल के आप भाई दूसरे हिसाब से चल रहे हो तो गाड़ी आके ठोक देगी, तो परेशानी का तो सामना आपको करना पड़ेगा ही। आगे देख सकते हो क्या है आपका उपसंहार। तो अनुशासन ही सफलता की सीढ़ी है, ऐसा कहना गलत नहीं है। अनुशासन व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। अनुशासित व्यक्ति सदैव बिना किसी अवरोध के, माने बिना किसी रुकावट के अपने पर देख सकते हो अपने पर अग्रसित होता रहता है, आगे जाने के लिए अग्रसित होता है। आप देखिए अनुशासन के लिए किसी ने कहा था कि अनुशासन का कोई नहीं होता, अनुशासन का कोई नहीं होता, अनुशासन क्या होता है, खुद सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, विकल्प होता है माय डियर फ्रेंड। तो अनुशासन पे हम लोगों ने निबंध पे बात कर लिया। आप बात कर लेते हैं मेरे प्रिय रचनाकार पे बात कर लेते हैं, जो आपका एक अथवा जो प्रश्न था। तो बात करें मेरे रचनाकार पे, तो यह सभी जानते हैं और मानते हैं कि कवि और लेखक बनने से नहीं बनते, यानी कि जो भी कवि और लेखक बनते हैं वो ऐसे सीखते नहीं है, इसका कोई गुण नहीं सीखा जाता, बल्कि जन्मजात हुआ करते हैं। और जो कवि और लेखक होते हैं वो जन्म से ही क्या होते हैं, कवि या लेखक हुआ करते हैं। प्रकृति ही कुछ लोगों को ऐसे सृजन प्रतिभा प्रदान करके जन्म दिया करती है। और जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी माता है, प्रकृति माता, वही क्या करती है, कुछ लोगों को ऐसे प्रतिभा देकर जन्म देती है, जिसके कारण साहित्य का उपवन हमेशा फूला फला रहा करता है। और इसी के कारण क्या होता है कि जो हमारा साहित्य की दुनिया है, जो साहित्य का एक वन है, इसमें हमेशा क्या होते हैं, फूल लगे रहते हैं। हिंदी में साहित्य के आंगन में ऐसे देख सकते हो क्या है, हिंदी साहित्य के आंगन में ऐसे अनेक लेखकर रत्न जन्म ले चुके हैं कि जिनका लोहा आज भी सारा विश्व स्वीकार करता है और भविष्य में भी निरंतर करता रहेगा। और हमारे हिंदी साहित्य की दुनिया में ऐसे ऐसे अनेक साहित्यकार और लेखक पैदा हो चुके हैं जिनसे लोग मुकाबला नहीं करना चाहते और भविष्य में भी उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा माना जाता है। मेरे विचार में महान और सदाबहार लेखक वही हुआ करता है जिसकी लेखनी में मानवता की देख सकते हो क्या, निरीहता का दर्द, यानी कि जो मानव का जो दर्द है हमेशा गूंजकर पूरे मनुष्य जाति की
अमर देख सकते हो कि धरोहर बन जाता है। क्या बने? अमर धरोहर बन जाए, जो हमारी गरीब है, जो हमारी पीड़ा है, जो हमारे मन की पीड़ा है, उसको हो जाए। देख सकते हो क्या है? नीरज मानवता की इच्छा आकांक्षाओं को साहित्य के विभिन्न रूपों में सहाकर बनाने वाला लेखक मेरे विचार में हिंदी साहित्य में आज तक एक ही हुआ है। और ये जो मानवता की जो बातें हैं और मानवता के दर्द को प्रकट करने वाला साहित्यकार जो है, या मैं बोलूंगा रचनाकार, मेरे मानने से एक ही है। और वह मेरे प्रिय भी, और मैं उसे अच्छा मानता हूं, मैं उसे पसंद भी करता हूं, मैं उससे प्यार भी करता हूं। मेरे उस परम प्रिय, जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, परम प्रिय लेखक का नाम है प्रेमचंद। मैं किसका बात कर रहा हूं? मुंशी प्रेमचंद्र जी का बात कर रहा हूं। प्रेमचंद्र ने यहाँ तो निबंध और नाटक भी लिखे हैं, यहाँ मैं बोलूंगा तो निबंध और नाटक रचे हैं, परंतु मुख्यतः उपन्यास और कहानीकार के रूप में एक महान लेखक, कला सम्राट जाने माने जाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने उपन्यास और कहानी को रचा है, उस हिसाब से एक सम्राट माने जाते हैं कहानी और लेखक के रचना के। यह एक सर्वमान्य तथ्य है और ये आपको सबको मानना पड़ेगा कि इन दिनों रूपों में इतने वर्षों बाद भी, और आज भी देखोगे तो जिस तरह का उन्होंने कहानी और उपन्यास लिखा, उनको कला सम्राट बनाए हुए हैं, जिस तरह की उन्होंने रचना की, उनको कला का सम्राट बनाए हुए हैं, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता, ऐसा माना जा सकता है। बात करेंगे प्रेमचंद्र का, तो प्रेमचंद्र का उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लम्ही में सन 1880 में जन्म हुआ था। पिता पोस्ट ऑफिस के सामान्य कलर थे, वो रखते कलर थे, और साथ में क्या किए थे, उस पर बुढ़ापे में दूसरा विवाह रचा लेने का गलती भी क्या किए थे, कर बैठे थे, उन्होंने दूसरा शादी भी कर लिया था। परिणाम स्वरूप बचपन के सुकुमार क्षणों से ही उनको अनेक प्रकार के आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। और बुढ़ापे में चूंकि पिता ने शादी कर लिया, तो बचपन से ही जो हमारे प्रेमचंद्र जी हैं, उनको अपने कुमार अवस्था में ही संकटों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। अगर देख सकते हो, ट्यूशन आदि करके उन्होंने पिता के बाद घर परिवार का पालन भी किया और अपनी शिक्षा भी ज्यों त्यों जारी रखी। अब देखिएगा भाई, परिवार को संभालना है तो जैसे तैसे जारी रखेगा। गणित में कमजोर होने के कारण बीए बड़ी कठिनता और कई वर्षों के बाद पास कर सके। जीने के लिए स्कूली मास्टर की और साथ में स्कूल निरीक्षक भी बने। कुछ समय तक बॉम्बे रहकर फिल्मों के लिए भी लिखा, पर स्वभाव से स्वतंत्र और देश प्रेमी होने के कारण कहीं टिक नहीं पाए। यानी कि उनका स्वभाव था कि मैं देश के प्रति कुछ करूं, देश के लिए कुछ करूं। इस स्वभाव के कारण नहीं स्कूल का मास्टर बन पाए ठीक से, और नहीं स्कूल के निरीक्षक बन पाए, और नहीं बॉम्बे में जाके फिल्मों के लिए कुछ लिख पाए। बाद में प्रेस और पत्र का प्रकाशन किया, और बाद में क्या किया, वो प्रेस पे गए और पत्रों का क्या करने का प्रकाशन किया करें। इस प्रकार सारा जीवन संकटों से जूझते रहकर भी ऐसे साहित्य का सृजन करते रहे कि जो उद्यत मानवीय भावनाओं और मूल्यों के कारण अजर अमर हैं। और इतनी कष्टों के बावजूद भी वो जिस तरह से साहित्य को लिखते थे, जिस तरह साहित्य को रचना करते थे, और उनमें जिस तरह से मानवीय भावनाओं को और मूल्यों का वर्णन करते थे, इसी प्रकार से आज उनका साहित्य और वो क्या है, अजर अमर है। आगे देख सकते हो क्या है, उन्होंने अलग अलग 1 दर्जन उपन्यास रचे और 300 से अधिक कहानियां लिखी। आप जैसे बोलोगे प्रतिज्ञा हो गया, वरदान हो गया, सेवादान हो गया, निर्मला गबन हो गया, देख सकते हो क्या है, प्रेमाश्रम हो गया, रंगभूमि हो गया, कायाकल्प हो गया, योगदान, और क्या है, मंगलसूत्र, और ये अधूरा है आदि अनेक प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी कहानियों के संकलनों के नाम है प्रेम, देख सकते हो क्या है, प्रेम पचीसी है ना, सपूत सरोज, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम क्या है, द्वादशी, प्रेम पीयूष, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रसोद और प्रेम चतुर्थी आदि जो है इन कहानियों के संकलन है। आज अन्य नापों से क्या कहते हैं, बाजार में उपलब्ध है माय डियर फ्रेंड। आगे बात करेंगे अगला, तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि अपने गांव में कोरोना वैक्सीन हेतु कैंप लगाने के लिए प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन को आप खुद से करो और खुद से लिखो, और अगर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना। मैं इसके लिए मैं अलग से क्या करूंगा, मैं आपको एक वीडियो ले लूंगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखिए और बताइए कि अपने शहर में अव्यवस्थित यातायात के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो बात करेंगे आंसर पे, तो सेवा में संपादक महोदय, प्रभात खबर धनबाद। अब इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। आगे देख सकते हो, विषय बढ़ती जा रही सड़क दुर्घटना पर चिंता प्रकट करते हुए बात करेंगे आगे, तो महोदय मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से अपनी और हमारे समाज के लोगों के प्रति चिंता व्यक्त
करने जा रहा हूं। यह विषय बेहद गंभीर है। जी हाँ महोदय, हर वर्ष सड़कों को कभी गंगा पानी पाइपलाइन के लिए खोदा जाता है तो कभी केवल लाइन के लिए, उसके बाद सड़कों को ठीक नहीं किया जाता। ऐसे में सड़कें देख सकते हो वन वे हो गया। क्या हो गया? वन वे हो गया, यानी कि एक ही तरफ से गाड़ी जाना होता है उसी तरफ हो गया है, जिस कारण रूट की बसों को दिक्कत होती है और जल्दबाजी में दुर्घटना की शिकार हो जाते हैं। साथ में क्या होता है? जल्दबाजी के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। आपके पत्रों के माध्यम से सड़क मंत्री को यह याद कराना चाहता हूं कि उन्होंने वादा किया था कि सड़कों पर कोई गड्ढे नहीं होगा। फिर यह गड्ढे क्यों? ऐसा मैंने प्रश्न पूछा है। जल्द से जल्द सड़कें ठीक करवाने की अपील की जा रही है। आशा है कि सरकार अवश्य कार्रवाई करेंगे। इतना आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है धन्यवाद, और किसने पत्र लिखा तो उसका नाम लिखना है। देख सकते हो पुष्पा, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो आप देख सकते हो क्या प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट करते हुए उनकी विशेषताओं को लिखे, आपका यह प्रश्न है। तो बात करेंगे प्रतिवेदन का अर्थ। तो प्रतिवेदन का सामान्य मतलब होता है किसी घटना या स्थिति की क्रमिक जानकारी अथवा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, उसे क्या बोलेंगे? प्रतिवेदन बोलेंगे, यानी कि क्रमिक लगातार। जैसे अगर मान लो कि अगर आपकी मैं बात करूंगा कि अगर आप कभी किसी चीज का रिपोर्टिंग करने जाओगे तो क्या करते हो कि कितना बजे हुआ, कैसे हुआ, कब तक हुआ, कब तक, इस तरह की जो पूरी स्थिति होती है वो चीजें। और बात करेंगे प्रतिवेदन की विशेषता के बारे में, तो सबसे पहले देख सकते हो प्रतिवेदन में प्रामाणिकता होती है। ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का कुछ भी आप छाप दिया, प्रामाणिकता होती है। यह किसी एक विषय या घटना पर पूरी तरह क्या होती है? केंद्रित होती है। एक विषय पे क्या होगा? आधारित होगा। यह पूरी तरह से निष्पक्ष होता है। ऐसा नहीं कि पक्षपात हो रहा है, ये किसी निष्पक्ष होगा ना किसी पक्षपात पे। इसकी भाषा सहज, सरल और प्रभावी होनी चाहिए। इसकी जो भाषा यूज करोगे जब आप लिखोगे प्रतिवेदन, तो सहज होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए। इसके अंदर किसी घटना की मुख्य बातें ही लिखी जाती हैं। आप जैसे मन तैसे कुछ भी नहीं छाप सकते। इसमें बातों को एक क्रम से लिखा जाता है, क्या लगातार वे में लिखा जाता है। प्रतिवेदन में बातों को संक्षेप में लिखा जाता है, कैसे एकदम छोटा पद में और लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा चढ़ा के 50 पेज का लिख दिए। इसमें ऐसा कोई बात नहीं कही जा सकती जिससे क्या होगा? संदेह पैदा हो सकता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो निम्न देख सकते हो आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रसंग के क्या करना है? व्याख्या करने के लिए बोला है। तो ये आपका प्रसंग है, आप इसको पढ़ ले, मैं चलूंगा इसके आंसर पे। बात करेंगे कवित्री कहते हैं कि, देख सकते हो क्या है, हे मनुष्य तुम मत बोल कि आज तुम अपने अतीत की जलती हुई कहानी को भूल गया है। तुम ऐसा मत बोलो कि जो तुम्हारा अतीत का जो कहानी है तुम उसको भूल गया है। अगर तेरे हृदय में आग है, और तुम्हारे अगर हृदय में आग है, ज्वाला है, तभी तेरे आंखों में पानी आएगा। अगर तू साहस से लड़ेगा तो तेरी हार हो या जीत, क्या होगा? हार हो या जीत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम साहस से लड़ेगा तो हार होगा या जीत होगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा तुमको। तेरे कर्तव्य केवल लड़ना है, और तुम्हारा कर्तव्य क्या है? केवल लड़ना है। लड़कर तू अगर हार भी जाएगा तब भी तू विजय ही बनेगा, क्योंकि तू तेरे साहस से तेरे गले का हार बनेगा, और तू अपने साहस से क्या बनेगा? अपना गले का हार बनेगा। जिस प्रकार दीपक के पास जल गया पतंगा, यानी कि डेट मीन्स कीड़ा, जो पतंग जो मर जाता है, जो कीड़े मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, फिर भी दीपक जलता रहता है। दीपक क्या होता है? उसके बाद भी जलता रहता है। उस पतंगे साथ वह अपना साहस कभी नहीं खोता। इसी तरह तुझे अपने साहस को सदैव जिंदा रखने की आवश्यकता है। आज तुझे अंगारों की सैया, यानी जिसको बोलते हैं चिता, पर कोमल कलियां बिछोने की आवश्यकता है। अर्थात तुझे अपने क्रोध पर काबू पाकर सदैव आगे बढ़ते जाना है माय डियर फ्रेंड। बात करें आगे, देख सकते हो ये आपका एक भाग है, जो बोलूंगा खंड है, इसको पढ़ना है। मैं बात करूंगा इसके प्रसंग पे। तो देख सकते हो क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि उन्होंने हिमालय के उज्जवल शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। कवि ने बादलों के मोती जैसे शीतल कणों को ओस की बूंदों के रूप में मानसरोवर झील में स्थित कमल पात्रों पर गिरते देखा है। और ये जो बादल है उसको शीत बनकर जो आपके कोमल के पत्ते हैं मानसरोवर झील पे, उस पर गिरते देखा है। हिमालय की ऊंचे ऊंचे चोटियों पर अनेक झीलें स्थित हैं, और हिमालय की चोटी मानेंगे अनेक झीलें स्थित है भाई। इन झीलों के शांत व गहरे नीले जल में मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से व्याकुल हंस शरण लेते हैं। और जो मैदान में जो हंस रहते हैं वो हंस गर्मी के कारण क्या करते हैं? इन झीलों पे क्या लेते हैं? शरण लेते हैं।
कवि ने इन हंसों को पानी पर तैरते हुए देख सकते हो क्या है, कमल नल के भीतर स्थित कड़वे और मीठे कोमल तंतुओं को खोजकर देखा है। और जो कवि हैं, जो हमारे जो हंस के जोड़े हैं, जब वो पानी के अंदर मीठे और जो कड़वे जो खाने के वस्तु उनको ढूंढते हुए देखा है। इस प्रकार कवि इन झीलों में विचरण करते यानी कि तैरते हुए हंसों का वर्णन करता है माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबके आंसर दे देंगे। तो प्रश्न क्या देख सकते हो, सपनों को सत्य के रूप में ढालने के लिए कवित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए कहा है। तो सपनों को सत्य करने के लिए उससे विभिन्न प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें मुख्य रूप से क्या है, दुख, हर्ष, पीड़ा आदि का क्या है, कुछ निहित है। इन सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए सपनों को सत्य किया जाता है। इसके लिए महादेवी ने विभिन्न प्रकार के उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। जैसे देखोगे, प्रकृति ने सभी को विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया है, यानी कि सबका अपना कोई मुख्य कार्य है भाई, सभी के कार्य और विशेषता अलग अलग है। इस प्रकार मनुष्य को अपने जीवन में सदैव सफलता के लिए अपने सपनों को सच करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और लगातार क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और जीवन के प्रत्येक परिस्थिति चुनौती से निपटने का साहस भी करना चाहिए माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला देख सकते हो क्या है कि आपका यह नींद उचट जाती की कविता के आधार पर बताएं कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी सपनों से अधिक भयभाव यानी कि भयभीत भरा है, ऐसा क्यों कहा है कवि ने। तो बात करें आंसर पे माय डियर फ्रेंड, तो देख सकते हो आपका आंसर क्या है कि कवि के अनुसार बाहर जो अंधेरा व्याप्त है, जो फैला हुआ है, वो हटने का नाम नहीं ले रहा। उसके कारण सुबह नहीं हो पा रही है ना। सुबह के आने से यह जो अंधकार है वो हट जाएगा, जैसे सुबह होगा हट जाएगा, लेकिन यह इतना गहरा हो गया है कि कुछ नहीं हो पा रहा, यानी कि सवेरा जो है या उनकी जो सोचने क्षमता की जो क्षमता है उसको खत्म हो गया। इसी कारण कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुख सपनों को अधिक क्या कर रहा है, भयाभाव कर रहा है, अधिक कष्ट जो है पहुंचा रहा है माय डियर फ्रेंड। आगे देख सकते हो आपका क्या है कि अगला प्रश्न है आपका, पत्नी की आंखें नहीं हाथ है, क्या है, पत्नी की आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं से कवि का क्या अभिप्राय है। घर में वापसी कविता के आधार पे क्या करना, लिखने के लिए बोला है। तो बात करें आंसर पे, तो पत्नी की आंखें से उसे हिम्मत मिलती है, क्या मिलती, हिम्मत मिलती है। वह हर परिस्थिति में उसके साथ रहती है। वह अपने आंखों के माध्यम से उसके आत्मसम्मान को बनाए रखती है। विषम परिस्थिति में उसकी आंखें उसे सही दिशा बताती है, इसलिए वे आंखें नहीं हाथ है। पत्नी की आंखों में उसे दिलासा, हिम्मत और प्रेम मिलता है तथा उसे लड़ने में क्या देता है, हिम्मत देता है। इसीलिए कवि ने कहा कि पत्नी की आंखें नहीं हाथ है माय डियर फ्रेंड। बात करेंगे आगे, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबका उत्तर दे देंगे। तो बात करें आंसर पे, तो स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए, ये आपका प्रश्न है माय डियर फ्रेंड। तो देख सकते हो आंसर क्या है कि ज्योतिबा फुले के अनुसार विशिष्ट कार्य इस प्रकार है। पहला देख सकते हो आपका कार्य क्या है कि नारी शिक्षा, क्या है, नारी शिक्षा का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि पुरुषों के शिक्षा का है। आगे देख सकते हो महिलाओं को पुरुषों की तरह ही काम की सुविधा का अधिकार होना चाहिए कि जैसे मनुष्य काम कर रहे हैं उसे हमें भी होना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों की तरह दुनिया में रहने का समान अधिकार होना चाहिए। और साथ में विवाह समारोह के दौरान मंत्रों का जगह नहीं होना चाहिए जो केवल पुरुषों के अधिकार को प्रदान करता है, बल्कि ऐसे मंत्रों को स्थान मिलना चाहिए जिसमें क्या होगा कि स्त्री और पुरुष दोनों के समान अधिकार को क्या करे, व्यक्त करे या प्रदान करे माय डियर फ्रेंड, ऐसा मानना था। बात करें खो, देख सकते हो, चले ये लोग महारा घर ना बनने देंगे, है ना। चल ये लोग महारा घर, क्वेश्चन क्या देख सकते हो, चल ये लोग महारा घर नहीं बने देंगे, यानी कि चलो ये लोग जो है मेरा घर नहीं बने देंगे, ऐसा कहा है। तो सुखिया के इस कथन के आधार पर देख सकते हो खाना बोध उस कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट करें। तो बात करें आंसर में, तो इन शब्दों में सुखैया श्रमिकों की भावनाओं को व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि हमें उच्च समाज के व्यक्तियों की तरह इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिस तरह से उच्च समाज के अधिकारी को जिंदगी में जीने का अधिकार है, हमें अधिकार नहीं है। उस देख सकते हो क्या है कि उसे एहसास है कि उच्च वर्ग का समाज कभी भी निचले व्यक्ति को बसाना नहीं चाहता।
बात करें आंसर पे, अगला क्वेश्चन क्या है कि देश की सब प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए उनमें से किन्हीं 3 उपायों को साहित्य उल्लेख कीजिए। देखोगे सबसे जो 3 है उसमें बात करेंगे। सबसे पहले क्या है कि हमें अपने स्वार्थ तथा हितों का त्याग करना होगा। तो लेखक के अनुसार हमें अपने देश, जाति, समाज इत्यादि के लिए अपने स्वार्थों तथा हितों का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। हमें शिक्षा के महत्व को समझना होगा, शिक्षा के महत्व को समझकर उसे भारत के घर घर पहुंचाना होगा। इस तरह शिक्षित भारत उन्नति क्या करेगा, निश्चित करेगा माय डियर फ्रेंड। तीसरा क्या है कि हमें भारत से बाहर जाकर भी अन्य स्थानों को समझना होगा। इस तरह हम कुएं के मेढक नहीं रहेंगे तो और तरक्की क्या करेंगे, अवश्य करेंगे। बात करें अगले प्रश्न पे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि अथवा देख सकते हो क्या सुदामा पांडे की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने के लिए बोला है। तो बात करें ओम प्रकाश वाल्मीकि की, तो देख सकते हो सदियों का संताप बस बहुत हो सका आपका यह प्रश्न एक है। दूसरा क्या है कि सलाम, देख सकते हो घुसपैठिए, क्या है सलाम घुसपैठिए, आपको इनका रचना है। और सुदामा जी का बात करें तो अपनी खबर और देख सकते हो महात्मा ईसा, आपका यह प्रश्न 2 रचना है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो लेखक जन्मजात कलाकार है। हुसैन की कहानी अपनी जीवन आत्मकथा में सबसे पहले कहां उद्घित होता है। तो देख सकते हो लेखक वैसे तो जन्मजात कलाकार था, वह अपने घर तथा चाचा की दुकान पर बैठकर चित्रकारी किया करता था, लेकिन जन्मजात कलाकार की पहचान बोर्डिंग स्कूल में होता है। कहां पे होता है, बोर्डिंग स्कूल में होता है। जब मास्टर जी क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर एक चिड़िया बना देते हैं और वो चिड़िया को देखकर जो कलाकार है, जो लेखक है, वो क्या करते हैं, हुबहू अपने स्लेट पर उस चिड़िया को उतार देते हैं, तभी उनके कलाकार का प्रयोग होता है। लेखक ने अलग अलग, अगला प्रश्न क्या देख सकते हो, लेखक ने अलग अलग व्यक्तित्व वाले अपने 5 मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। अलग अलग व्यक्तित्व के बावजूद ये घनिष्ठ मित्र के थे। तो लेखक के 5 दोस्त थे और उनका अलग अलग तरह का स्वभाव था, अलग तरह का व्यक्तित्व था, लेकिन फिर भी ये मित्र थे। आपका ये प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे, तो लेखक कि अपने सभी 5 मित्रों से मित्रता बोर्डिंग स्कूल में रहते हुए हुई थी। इन 2 वर्षों में उनके मध्य इतनी घनिष्ठता हो गई कि जीवन भर क्या रहे थे, वे साथ रहे थे। वे सभी हंसमुख थे। कैसे थे, हंसमुख थे। उनमें से उनके इस स्वभाव के कारण वे सभी जीवन भर क्या रहे, साथ रहे। देख सकते हो क्या है, एगो अशरद था। अशरद के चेहरे में हंसी विद्यमान रहता था, वो हमेशा हंस रहता था। हामिद स्वभाव में गप्पी था, वो हमेशा बात करने में ज्यादा उतार था। और अब्बास जब हंसता था तो वो दिलकश होता था, देखने क्या था, लायक होता था। उनके घुलेपन ने उन्हें आपस में एक कर दिया और इस बंधन से वो क्या हो गए, कभी अलग नहीं हुए। बात करें अगले प्रश्न पर, तो कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था, आपका यह प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे, तो पहले लोग कला को राजे, महाराजे और अमीरों का शौक मानते थे कि जो कला है वो राजे महाराजों का शौक है। आर्ट के केंद्र में वे लोग रहते थे, उनका मानना था कि आर्ट के केंद्र में वे लोग रहते थे जिनके पास खाली समय होता था और जिन्हें रोजी रोटी कमाने की चिंता नहीं होती थी। इसीलिए आर्ट की कलाकृतियां राजा महाराजाओं और अमीरों की दीवारों की शोभा बनकर रह गई है। इसी कारण से आम लोगों में इस देख सकते हो कि इसे अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। बात करें अगले प्रश्न पे, देख सकते हो क्या मकबूल बचपन में गुमसुम सा क्यों रहने लगा था। तो बात करें आंसर पे, तो दादाजी की मृत्यु के बाद हुसैन दादा के कमरे में ही बंद रहता और उसके बिस्तर में ही सोता। हुसैन के इस तरह गुमसुम रहने के कारण उसके अब्बा ने उसे बड़ोदरा के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। तो भाई क्या कारण था, तो गुमसुम होने के कारण क्या था कि दादाजी की मृत्यु, क्योंकि दादाजी से इनका बहुत ज्यादा लगाव था माय डियर फ्रेंड। तो इस तरह से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी क्वेश्चन थे, सारा का सारा मैंने करवा दिया। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो, अगर प्रीतम एकेडमी को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन माय डियर फ्रेंड जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात, इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी क्या कर ले, आप ज्वाइन कर ले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।